हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बता देंगे कि सभी लोग कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्टडी कैसी चल रही है। ठीक है, मुझे जल्दी से बताएंगे और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस। ओके, सो प्यारे दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी किसके बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बातें की, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बातें की, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बातें की कि इनकी फीचर्स क्या होते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं। ओके, तो हमने देखा था यस, डायामैग्नेटिक कुछ अलग बिहेवियर करता है, उसका कारण भी हमने देखा था। कैसे डायामैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर जब शो करता है, वो क्या कारण होते हैं उसके पीछे। हमने देखा था ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में मिलते हैं, घट गया था। ठीक है, सारा हमने एनालिसिस किया था। फिर पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हमने बताया कि यस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं और इनका रीजन क्या है, इनके इस बिहेवियर का रीजन क्या है, ये भी हमने बताया था कि क्यों पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इस टाइप से बिहेव करते हैं कि वो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अलाइन हो जाते हैं, लेकिन फीवली। ठीक है, मैं बोलूँ वीकली मैं बोलूँ इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ही फीबल होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम बातें करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में इनका बिहेवियर, लेकिन आज हम देखेंगे कि इनका रीजन क्या है, इनके इस बिहेवियर का। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लोह चुंबकीय पदार्थ, वे सब्सटेंस जिनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत स्ट्रोंग मैग्नेटाइजेशन होता है, एंड ये मैग्नेटाइजेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, या इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम पाते हैं इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। क्या कारण है भाई इसका। पैरामैग्नेटिक में तो इतना स्ट्रांग नहीं होता था, हाँ होता था लेकिन थोड़ा कमजोर होता था, थोड़ा वीक होता था, लेकिन इनमें तो बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका रीजन कुछ अलग डिफाइन करते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि इनके जो मैग्नेटिज्म है, यानी ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है प्यारे दोस्तों, वो हम देखेंगे। ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, यस, ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का ओरिजिन ये बताए थे हैं, विस एक फिजिसिस्ट था, विस ने बताया, विस ने यह बताया कि वास्तव में इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता क्या है। अभी हम इस पर आ रहे हैं, ध्यान देना। इन्होंने बोला कि वास्तव में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, रखते हैं इनको, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। क्या कारण होता है, चलिए बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पदार्थों में एटम होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में एटम तो रहते ही हैं सभी पदार्थों में, लेकिन इनका हर एक एटम, हर इंडिविजुअल जो एटम है वो स्ट्रोंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। और कैसे करेगा, ऑब्वियस बात है, स्पिन मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है, इंडिविजुअल एटम का बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। पैरामैग्नेटिज्म में इतना नहीं था। तो जैसे इन ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, और इनके जो एलॉयज मेटल्स हैं वो।
तो हमने बोला कि इनके हर इंडिविजुअल एटम जो वो एक स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है, और इतना ही नहीं, वो जो डायपोल मोमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने आसपास के जो एटॉमिक डायपोल्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करता है, और उन इंटरेक्शन के कारण अपना एक एटमॉस्फेयर कर लिया, मैं बोलूं कि अपना एक मैं बोलूं कि एक फैमिली तैयार कर लेता है। ठीक है, फैमिली मतलब कि वो जो इंडिविजुअल एटम है अपने आसपास के एटम्स के साथ इंटरेक्शन करके वो सारे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं सभी मिलकर के। ठीक है, अपने नेबरिंग एटम्स को, और कोई दूसरा जो एटम है वो अपने नेबरिंग एटम्स को इंटरेक्शन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो हर एक एटम ऐसे कुनबे बना लेता है। ठीक है, अपनी अपनी एक फैमिली, या मैं बोलूं कि अपना अपना एक कुनबा तैयार कर लेता है। जैसे मैं बोलूं एक व्यक्ति है, वो अपनी फैमिली रखता है, उस फैमिली में उसके चाचा हैं, उसके भाई है, उसके बहन है, उसके चाची है, उसके ताऊ हैं, ताई है, दादा दादी है, वो एक फैमिली है उसकी। एक दूसरा आदमी है, उसकी भी एक फैमिली है, इसकी विचारधारा अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। सेम जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होता है, सेम जो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होता है। कैसे लिखना है वो लिखा दूंगा, लेकिन पहले एक बार ध्यान देना। होता ये है कि ये मैं एक सैंपल ले लेता हूं, मान लो एक ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, ओके। इंडिविजुअल एटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो आसपास के जितने भी एटम्स हैं वो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अलाइन करने लग जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं। ओके, ये एक पर्टिकुलर एक कुनबा तैयार हो गया। ऐसे ही और एक अपने पास आएंगे। ठीक है, उनका एक अलग से डायरेक्शन और एक अलग से कुनबा तैयार हो गया। इस प्रकार से एक कुछ इस प्रकार से आएंगे, मान लो इनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे ये वाली है। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक डायपोल्स हैं अपने पास ये कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे ही अनदर एटॉमिक डायपोल्स वो आपस में इंटरेक्शन करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या अलाइन हो जाते हैं। फिर ऐसे हो गए, रेंडमली ये ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है ना, रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। ये जो एक डोमेन है ना, ये वाला डोमेन, ये जो रीजन है, इसकी जो मैं विड्थ बोलूँ वो 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है, और 1 मिलीमीटर के रीजन में 10⁻11 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना वो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन, इनको बोला था डोमेन। इनको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली को डोमेन बोलते हैं, इस रीजन को डोमेन बोला विस साइंटिस्ट ने। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट इतना स्ट्रोंग है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये भी स्ट्रोंग है। लेकिन होता क्या है, ये रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। होते तो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, और रेंडमली ओरिएंटेड होने के कारण आपस में इनका जो डायपोल मोमेंट है हर एक डोमेन का आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और जिससे ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो उनका कोई एक्सप्रेशन हमें सामने नहीं आता, या वो इतना वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। ये बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता यह है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हैं हर एक डोमेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाता है। ठीक है, सेम बिहेवियर लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो डोमेन है वो डोमेन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन होना लग जाएंगे धीरे 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 धीरे, और हमें स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना दिखता है। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल अपने पास एक मैग्नेट की तरह छोटी मैग्नेट है, बट ये ओरिएंटेड अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं। अब इनके अलाइन होने का भी तरीका, दो तरीके हैं।
इनके अलाइन होने के तरीके भी अपने पास क्या हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, मान लो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो होगा क्या, पहला तरीका अलाइन होने का, यह तरीका तब देखने को मिलता है जब मैग्नेटिक फील्ड जो वो वीक हो, यानी ये जो बी नोट जो वेक्टर हमने लगाया ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो क्या होगा, तब हमें ये देखने को मिलता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन है, उसकी डायरेक्शन में जो भी डोमेन है वो अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करता है धीरे 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 धीरे। वीक का मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो होगा। तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इसकी डायरेक्शन में वो अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करते जाते हैं, ठीक है ना, वो अपनी बाउंड्री को क्या करते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं। और कुछ जो हैं वो अपनी बाउंड्री को धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, समाप्त करने लग जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ना इनकी रेंडमली ओरिएंटेड, ये तो कम होती जाएगी, ये भी कम होती जाएगी, और ये जो इसकी डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन है वो अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बाउंड्री बहुत छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, और ये सारा जो अपने पास मटेरियल है उस मटेरियल में सब सारे जो डोमेन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये होता है, ये तो है बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज, बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज, पहला तरीका तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज, बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि मैग्नेटाइज होने का दूसरा तरीका ये है कि जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, इस सिचुएशन में जितने भी जो डायपोल जो डोमेन है वो सारे डोमेन अचानक से इनके ऊपर टॉर्क लगेगा, सारे के सारे जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी। जैसे मैं बोलूं कि मान लो ये एक डोमेन का ये रीजन था, ये भी किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन में अलाइन, ये वाला भी इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ये वाला भी इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और ये वाला डोमेन भी इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे डोमेन इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये डोमेन थ्योरी है। ये क्या है, डोमेन थ्योरी है। विस ने बताई थी ये सारी बातें, अभी और आएंगे इसके बाद, लेकिन कुछ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। बस ये जो हमने बातें बताई इसी को आपको अपने पास सेंटेंसेस में लिखना है, पैराग्राफ्स में आपको लिखना है कैसे कैसे क्या क्या होता है जो हमने बताया। सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग हमने बताया था कि इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स मेक्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये लिख लेना प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम अगर लिखाने लग जाएंगे तो ये जो लेक्चर है अप्रोक्सीमेट 2 आवर का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वे में, जो जो मैं बोला उन सभी को आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है। वापस रिपीट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले जब मैग्नेटिक फील्ड 0 था, बिफोर अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड, इंडिविजुअल एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल behaves like a strong magnetic dipole, and due to this reason this dipole interact with neighboring atoms या with neighboring dipoles, and final they makes a region. In that region all magnetic dipoles are aligned in a particular direction, and that region is called a domain. And similarly all other atoms also makes these kind of regions, but their directions
are different of each domain, and the resultant at the result we get the net magnetization is zero. Net magnetization is zero. Okay, but when we apply external magnetic field, what will happen? We get the strong magnetization. ठीक है, हमें strong magnetization मिलता है, but this can happen by the two processes, when we apply weak magnetic field and when we apply strong magnetic field. Weak magnetic field में क्या होता है, those domain which are aligned in the direction of external magnetic field, they expand their boundaries slowly, and those domain which have another direction, या मैं बोलूँ कि different direction to the external magnetic field, their boundaries diminishes, या their boundaries collapse slowly. So at the end of result we get the strong magnetization along the direction of magnetic field. And when we apply strong magnetic field, ये क्या होगा इसमें, suddenly every domain feels a torque and each of domain aligns along the direction of external magnetic field. At the end of result what we get, a strong magnetization. तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वाला फिनोमिना है जिसमें हमने फेरोमैग्नेटिज्म में देखा. ओके, अब देखो, ये एक तो बात ये होगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म में. दूसरी बात, जब इनकी एक खासियत है, अब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लोगे ना तो भी ये मैग्नेटाइजेशन रहेगा. ठीक है, तो भी ये मैग्नेटाइजेशन रहेगा. रिटेंटिविटी, इट रिटेन्स. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जो अपने पास एक हिस्टेरेसिस लूप आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. रिटेंटिविटी नाम की एक चीज होती है, उसमें कहते हैं ये धारण कर लेता है, रिटेंस. ये मैग्नेटाइजेशन जो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, एक तरह से परमानेंट मैग्नेट बन जाती है. जब इवन आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लोगे ना तो भी ये मैग्नेटाइजेशन हटेगा नहीं. लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये होता है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे वो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे. जो डायपोल हैं वो क्या हो जाएंगे, अगेन रेंडम हो जाएंगे और नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा. बट इसमें नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इन मटेरियल्स को, जब ये मैग्नेटाइज हो चुके हैं, अब यदि आप इनमें टेम्परेचर बढ़ा दो, इन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एट ए सर्टेन लेवल, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा ये कि इनके जो डोमेन है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं. टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इनका जो डोमेन है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर है ये टूटने लग जाएगी. और एट ए हायर लेवल टेम्परेचर, मैं बोलूँ कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर इनकी जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है. ये जो डोमेन है ना प्यारे दोस्तों, ये भी टूट जाएंगे. फिर ये एक तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा. और यहीं पर हमें एक बात याद आ गई, दैट इज क्यूरी-विस लॉ, या मैं बोलूं कि मॉडिफाइड क्यूरी लॉ. ठीक है, चलो चलते चलते बात याद आ गई और बातें भी कर लेते हैं. इसको बोलते हैं मॉडिफाइड. ठीक है, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, या मैं इसको प्यारे दोस्तों बोल सकता हूं क्यूरी-विस लॉ. ठीक है ना, यस, क्यूरी-विस लॉ. अब ये लॉ क्या बोलता है, विस ने, क्यूरी ने, इन्होंने ये देखा जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत पावरफुल उसमें मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो जाता है. लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रक्चर वो टूटने लग जाती है. और एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर के ऊपर यदि आप और गर्म करते हो उस मटेरियल को, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को,
तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो रहता ही नहीं, मतलब उसकी डोमेन स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक हो जाती है और अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमें एक क्यूरी लॉ मिलता है। ठीक है, जैसे हमने बातें की थी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कि जो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी थी यानी काई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/T के, यहीं पर ही हमें मिलता है। देखो ग्राफ देखते हैं, जब हम गर्म करते जाएं, अब यहां पर क्या होता है, देखो ये टेम्परेचर T ले लेता हूं। ठीक है, एक ये 0 है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, लेकिन एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसे आएगी जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट, इस टेम्परेचर के आगे यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया ना तो क्या होगा, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। और इन वैल्यूज के लिए जो काई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 जो एक्सेस बनेगा, जो एक्सेस टेम्परेचर होगा। यहां तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम ये वैल्यू लेनी है, तो हम T में से ये TC घटा दें, तो जो एक्सेस टेम्परेचर है उसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो ये हम C डैश कॉन्स्टेंट मिल जाता है T माइनस TC, इसको बोलते हैं क्यूरी विस्लो। ठीक है, मतलब मैं बोलूं अबोव द क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर अबोव क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, और इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां पर तो कोई ग्राफ नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पास जो लॉ मिला, ये जो ग्राफ है, ये जो फॉर्मूला, ये केवल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ही लिए वैलिड है। तो यहां पर तो मैं बोलूं कि कोई भी यहां पर कोई है नहीं। ठीक है, इसके लिए तो है ही नहीं, तो ये तो इनवैलिड होगा। तो यहां पर तो हम बोले कि ये कोई बिहेवियर शो नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है यहां पर तो। ठीक है, यहां पर तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बट यहाँ पर यदि इनका ग्राफ देखो ना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक रूप में ये इस प्रकार। तो ये तो अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। यस, ये जो ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये है क्यूरी विस्लो। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ यस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इनकी काई, बिल्कुल डिपेंड करती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की भी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, यस वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन डायमैग्नेटिक की नहीं करेगी, वो हम बताएंगे। अभी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं अभी हाल ही में। ठीक है, यस तो हम इसको लिख सकते हैं पूरी स्ट्रक्चर बना करके अपने पास सेंटेंसेस में। ठीक है, पैराग्राफ में इस सारी बातों को जो हमने बोला आप उसको लिख लेना। ओके, कैसे कैसे हमने बातें की। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर अबव द क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, और अबव द क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टर्न्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो यहां तक हमने बातें की। ठीक है, ओके, अब हम ये तो हो गया अपने पास ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म डोमेन, और फिर ये क्यूरी विस्लो हो गया। अब हम बातें चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने बातें की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखेंगे, उनका बिहेवियर क्या होता है। थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अभी और अच्छे से समझा देंगे। पहले इसको नोट कर लेंगे और इसकी थ्योरी आपको खुद से लिखना प्यारे दोस्तों। जो जो मैंने बोला वही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, ये ग्राफ तो बाद में बनाना, पहले थ्योरी लिखना है। क्यूरी लो क्या बोला, ठीक है,
ओके, पहले इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसमें हम बातें करेंगे कि पहली बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो पहली जो हेडिंग डालेंगे दैट इज़ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये जो हेडिंग हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में वैसे तो हमें पता है कुछ, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी हम बता देंगे वापस से। पहली बात, व्हेनेवर वी कीप ए डायमैग्नेटिक मटेरियल in an external magnetic field, they acquire feeble magnetization opposite to the direction of external magnetic field। तो पहली बात तो फीबल मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, हम बस पॉइंट लिख रहे हैं स्ट्रक्चर वे में। ठीक है, आपको सेंटेंस रूप में आपको लिखना है। तो यस, ये फीबल मैग्नेटाइजेशन गेन करते हैं, ये तो हमें पता है। और अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, यस, ये भी हमें पता है। अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहली बात हमने ये देखा कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक रोड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो देखो क्या होता है। मान लो कि हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा, ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं साउथ। जैसे ही हमने एक रोड को, जो रोड अपने पास डायमैग्नेटिक मटेरियल के हमने यहाँ रखा अंदर, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें मैग्नेटाइजेशन तो मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना प्यारे दोस्तों, वो पहली बात चूँकि हमें पता है कि ये एंटी, इसकी जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल, इसके नॉर्थ पोल के अपोजिट है, मतलब ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जाने नहीं देता। ये अच्छी फिनोमिना है इसके लिए। और हमें ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर गति करता है। तो हमने ये देखा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई ना, वो यहाँ से पास होकर गई, समझ रहे हो। तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अपने अंदर से पास नहीं होने देता, इसकी ये हमें प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, क्योंकि ये रिपेल करेगा, ऑब्वियस बात है। तो लिख सकते हैं ये जो है अपने अंदर से न जाकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर एयर से होने देता है, एयर से पास होने देता है। ठीक है, इट प्रेफर्स टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एयर कंपेयर देन इट्स थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें, ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखें, हमने ये देखा कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक बारीक पीसते हैं, ठीक है, चूर्ण बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और हमने देखा कि मान लो कि हमने दो मैग्नेट ली, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, और इसको हमने एक कप में रख दिया। तो हमने ये देखा कि जैसा कि हमें पता है कि इन पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, और हमें ये पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ कम होता है, यहाँ तरफ, ठीक है, पोल के पास तो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये हमने ये देखा कि यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कम हो गई और यहाँ पर ज़्यादा हो गई, मतलब जो पाउडर है वो इस तरफ से वो क्या हो गया, इस तरह से वो फैल गया। ठीक है ना। तो ये जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल पाउडर, मटेरियल पाउडर।
हमने ये देखा कि यहाँ से होकर गया, लेकिन दूसरी बात हमने ये देखी कि अब की बार हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को थोड़ा सा क्या करते हैं, वाइड करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा दूर दूर हमने रख दिया। अब की बार हमने ये देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, तो अब की बार जो वो कुछ इस प्रकार से ढेर मिल जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कम होगा, यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ जो सेंटर पर अपने को ज़्यादा पाउडर मिला, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। तो ये सेकंड जो अपने पास, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड अपने पास ऑब्जर्वेशन हमने देखा। मतलब द डायमैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमने देखा। ये अपने पास थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं ये बता सकता हूं कि यस, जैसा कि इसका अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसकी जो काई है, काई बोले तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम आती है, इसकी जो वैल्यू बहुत कम, वेरी लेस अपने पास इसकी वैल्यू मिलती है और नेगेटिव मिलती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या मैं वैल्यू बोल देता हूं, एंड नेगेटिव होती है। ये तो पता है ना काई एम क्या होता है, काई एम ये तो पता होगा ना, काई एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि बिस्मथ का, तो बिस्मथ जो है उसकी जो यदि मैं काई एम की वैल्यू चेक करूं तो हमें मिल के आती है, पहली बात तो माइनस आएगी, और मिल के आती है 1.000015 वैल्यू मिलती है, चूंकि ये यूनिटलेस है, ठीक है। तो बहुत कम वैल्यू निकलेगी, लेकिन नेगेटिव निकलेगी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगेंस्ट आपस में, ठीक है, ये एम और एच क्या आएंगे आपस में, क्या आएंगे, अगेंस्ट आएंगे, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये देखने को मिलती है कि इसका जो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चूंकि म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस काई, देखा था हमने। जब ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू म्यू आर 1 से कम आएगी, म्यू आर लेस देन 1 आएगी, बट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन आएगी 1 से कम, ओके। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 1 2 3 अपने पास फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी यदि मैं देखूं कि क्या जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जी नहीं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव है, वे बहुत कम है, टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काई एम इज इंडिपेंडेंट, यस, काई एम इज इंडिपेंडेंट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओके, टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, तो इसका यदि मैं ग्राफ देखूं ना, तो चूंकि हमें मिलता है कि काई एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन 1 से बहुत ही पास में आएगी, यानी नेगेटिव आएगी, और इस प्रकार से। तो ये अपने पास है, ठीक है, कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल की। अब देखना, ठीक है, ये हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको,
डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देते, ये तो बात पता है। इतना भी नहीं कि ये डायमैग्नेटिक है मटेरियल है, इसकी जो काईएम कितनी आती है -1.00001 नहीं है, समझ रहे हो, एग्जैक्ट 1 नहीं है, मतलब 1-2 फील्ड लाइन पास हो सकती हैं पास में से, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म नहीं है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कब होगा, जब काईएम की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी जितना एच लगाए उतना ही एम आ गया, जस्ट अपोजिट, और रिपेल हो जाएंगे। ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है, और ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है सुपर कंडक्टर मटेरियल्स में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। देखिए सुपर कंडक्टिंग मेटल्स, ठीक है, इसको नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं, देखो यहां तक तो हो गया। सुपर कंडक्टर की बात करता हूं मैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, नोट लगा लो चाहे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Superconductor materials, let me come at that point। देखो क्या होता है कि वो मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, जैसे मरकरी का एग्जांपल लेता हूं, वो मेटल्स को यदि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे नीचे आप उसको ठंडा कर दो, समझ रहे हो, एक अपने पास कुछ मेटल्स होती हैं, उनको आप ठंडा कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर आपका घटाते गए, एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे यदि आपने उसको घटा दिया टेम्परेचर को, तो वो मेटल जो वो सुपर कंडक्टर बन जाती हैं, समझ रहे हो। सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर, एक तो कंडक्टर होता है जो करंट को आसानी से फ्लो करवा देता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस 0, एक बार आपने करंट जनरेट कर दो उसके अंदर, और इनफाइनाइट टाइम के लिए वो चलती रहेगी, तो वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, वो मेटल सुपर कंडक्टर बन जाती है। साथ ही साथ वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म बनती है। वो जो मटेरियल्स हैं, वो जो कंडक्टर है, वो सुपर कंडक्टर तो बनते ही बनते हैं, लेकिन वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मतलब ये जो काईएम की वैल्यू उसके लिए -1 हो जाएगी, काईएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, काईएम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1, और म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 0। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब इतना ज्यादा रिपेल होते हैं कि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास ही नहीं कर देते, बहुत ज्यादा रिपल्सन शो करते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे आपने उसको कर दिया, लो कर दिया टेम्परेचर, तो वो जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करें, एक्सपेल करेंगे, एक्सपेल आउट, बाहर से जाएंगे, अंदर से पास नहीं होने देता। और इन्हीं के ऊपर जापान में और अनदर कंट्रीज में जो ट्रेनें बनने लगी, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक। यस, याद आ गया मेरे को, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक, मैग्नेटिक लेविटेशन। ये लेविटेशन जो टेक्निक है बहुत ही शानदार टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं कि मैग्नेट्स बिछा देते हैं नीचे, मैग्नेट्स, और उसके ऊपर हम सुपर कंडक्टर मेटल को रखते हैं, और उसका टेम्परेचर हम लो करते हैं और उसको रख देते हैं, और वो रिपेल करेगा तो वो ऊपर हवा में ही उड़ता रहेगा, ठीक है, रिपल्सन कर हवा में उड़ता रहेगा। अब थोड़ा सा आप उसको या करंट के माध्यम से आप उसको थोड़ा सा धक्का दे दो, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो घूमता रहेगा। और वैक्यूम चेंबर में रखते हैं हम ट्रेनें इनके ऊपर जो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक के ऊपर जो ट्रेन है उनका डिजाइन हो रहा है, ठीक है, और वो इतनी पावरफुल हैं वो ट्रेन, ठीक है, बहुत स्पीड से चलती हैं। तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन इसी पर टेक्निक पर है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म हो गया। तो ये जो आज सारी बातें आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे ना तुम लोग, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लिख लोगे। तो क्या मैंने क्या बोला था, कुछ मेटल्स हैं, सम मेटल्स व्हेन वी कूल देम
एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन वी कूल एनी मेटल टू ए टेम्परेचर दैट इज बिलो टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट magnet becomes a superconductor and also those metals behaves perfect diamagnetic या behave like a perfect diamagnetic material, और उनके लिए काईएम की वैल्यू -1, म्यू आर की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। मैग्नेटिक लेविटेशन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेना मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक ट्रेंड्स या मैग्नेटिक लेविटेशन देख लेना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं और हमारे पास अवेलेबल भी हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लेविटेशन हो गया, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये हमने प्रॉपर्टी की डायमैग्नेटिक मटेरियल की। अब हम बातें करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कुछ नहीं है, बस उल्टा कर दो थोड़ा सा, देखो पहले इसको नोट करेंगे एक बार, मैं इरेज कर देता हूँ। तो सेकंड हम डालते हैं हेडिंग दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। तो अगेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमने बताया था, यस, किसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, जब भी हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेट, पहली बात तो ये फीबल मैग्नेटाइजेशन गेन करते हैं, वीक मैग्नेटाइजेशन गेन करते हैं व्हेनेवर वी कीप इन दीज मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फीबल मैग्नेटाइजेशन मतलब इसका काईएम पॉजिटिव होगा क्या? बिल्कुल। तो लिख दूं क्या मैं? यस सर, लिख दो फीबल मैग्नेटाइजेशन, फीबल मैग्नेटाइजेशन, यस, फीबल मैग्नेटाइजेशन बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, whenever we put any rod of paramagnetic material in an external magnetic field, those rod what they do, they passes magnetic field lines through themselves। जैसे एक रोड ले लेता हूं मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत इसके अंदर से जाने की प्रयास करेगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ जो है ना उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। देखो जैसे मैं बोला, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ है और मैंने एक रोड डाल दी इसमें, तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है इसी के डायरेक्शन में होगा, तो मतलब इस तरफ होना चाहिए नॉर्थ, इस तरफ अपने पास, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ, तो साउथ इस तरफ होना चाहिए, नॉर्थ इस तरफ होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसमें से जाने का प्रयास करेगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे जाएगा, बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ तेरे अंदर से, बोला चले जा, यहाँ से इसके अंदर से जाने का प्रयास करेगा। तो ये अट्रैक्ट होते हैं, ये है अट्रैक्ट होते हैं, फीबल अट्रैक्शन होता है, पहली बात। सेम जो है उसका अपोजिट बिहेवियर, जैसे उसमें जो कटोरी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, नॉर्थ साउथ हमने देखा था कि ये नॉर्थ ले लिया था, ये साउथ ले लिया था और ये कटोरी ली थी हमने। तो ये मटेरियल क्या करते हैं, वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो ढेर है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और यदि मैं थोड़ा सा फार अपार्ट कर दूँ नॉर्थ साउथ को, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है कम आ जाएगी और यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो नॉर्थ साउथ पर है, तो नॉर्थ साउथ यहाँ पर है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ हो गया। तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट वो टेंड टू मूव करते हैं, पहली बात। नेक्स्ट हम चर्चा करें और आगे क्या था, आगे ये था कि काई एम की बातें कर लेते हैं। यस, तो काई एम जो है, हालांकि इनकी वैल्यू कम होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, जहाँ तक मेरे को याद है। यस, एल्यूमिनियम की जो है काई एम की वैल्यू होती तो पॉजिटिव है बट लेस होती है। जैसे जहाँ तक मेरे को याद है कि एल्यूमिनियम की जो काई एम है अप्रोक्सीमेट 1.4 और इसका फैक्टर मुझे पता नहीं, लेकिन 10⁻⁻8 होती है, चेक कर लेना। और ये काई एम आता है। और म्यू आर जो है वो जो है यस पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 होता है बट नॉट मच, क्योंकि म्यू आर क्या होगा 1 प्लस काई, म्यू आर होगा 1 प्लस काई। अब काई जो है वो पॉजिटिव है तो 1 से तो बड़ा ही होगा,
लेकिन पॉजिटिव होगा, म्यू आर हो गया। नेक्स्ट, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी? ये जो काई एम क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है जी। इसका तो हमने ग्राफ भी देखा था, काई एम का जो ग्राफ हमने देखा था टेम्परेचर के लिए, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी की बातें आती है ना यहाँ पर, तो क्यूरीज लो आता है नहीं आता? बिल्कुल जी, हमने देखा था। क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नोट पर डिपेंड करता है? जी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें पता है कि काई एम जो होता है वो एम अपॉन एच होता है। अब जितना आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओगे ना उतना ही मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो सेम रहेगा। काई एम और म्यू आर जो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये भी इंडिपेंडेंट होता है और ये भी इंडिपेंडेंट होता है। चूंकि ये इंडिपेंडेंट होता है तो ऑब्वियस बात है म्यू आर तो इंडिपेंडेंट होना ही है, क्योंकि ये 1 प्लस काई एम होता है। ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगा ना उतना ही मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएगा। लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। तो काई एम जो है एम अपॉन एच होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम देख लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड जो हेडिंग है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यस प्यारे दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यस, अब ये क्या होते हैं? क्या फीबल करेंगे? जी नहीं, बहुत ही स्ट्रोंग मैग्नेटाइजेशन होगा, बहुत ही स्ट्रोंग मैग्नेटाइजेशन होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेफर टू अलाउ ए ग्रेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइन्स थ्रू देमसेल्व्स। जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, आपने इसके अंदर से आपने रख दिया मेटल को, ये वाली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, इसके अंदर से इवन जो बाहर जा रही थी ना वो भी इसके अंदर से होते हुए जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ से ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो यहाँ से पास करने जाएंगी, ये इसकी खासियत होती है। और ये जो हॉर्स शू मैग्नेट हमने बनाया था, क्या गैल्वेनोमीटर की हमने चर्चा की थी? क्या उसमें भी हमने, याद हो तो हमने सॉफ्ट आयरन लिया था। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, ये होता है। दूसरी बात, ये हाईली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काई एम पॉजिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। काई एम की वैल्यू बहुत मच बिगर, ठीक है, मच बिगर, लार्ज बोल सकते हैं कि, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल, म्यू आर का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। म्यू आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी 1 से, यस, बहुत बड़ी होगी 1 से। और म्यू आर की वैल्यू एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे म्यू आर का एग्जाम्पल दूँ, शायद लोहे के लिए 1000 होती है इसकी वैल्यू फॉर आयरन। और इसका जो बिहेवियर जो है टेम्परेचर के साथ, यस, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इसके लिए भी हमने एक ग्राफ बनाया था, इसको वापस से बना देते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है बिलो द टीसी, बट अबव द टीसी इट बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो काई एम और टेम्परेचर टी हो गया। अगेन, क्या बी नोट पर डिपेंड करता है? क्या ये इन पर डिपेंड करता है? एम अपॉन एच के ऊपर डिपेंड करता है क्या? यस प्यारे दोस्तों, जी नहीं, सेम है। लेकिन ये जो रूल है अपने पास, ठीक है, काई एम वाला, यहां पर देखो, ये जो है इस प्रकार से, यहां पर तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया, यहां पर ये क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है। तो जितना आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन, तो ये वाला बिहेवियर शो नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में होता ही नहीं। जितना आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे उस हिसाब से नहीं होता। आप, जब मैं बातें करूँगा कोहेसिविटी की, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वाला पोर्शन। जब मैं बातें करूँगा उसकी बातें करूँगा हिस्टेरेसिस लूप की, तो उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का और अच्छे से आपको बिहेवियर पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप देखो
काई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मच भी गए तो काई ज़्यादा है, इसका मतलब समझो तुम लोग m/h, ठीक है, ज़्यादा है इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये हमने डिस्कस किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। इनको मैंने सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखाया, मुझे पता है मैंने नहीं लिखाया सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, बट मैंने इतना बोला है कि आप स्वयं से स्ट्रक्चर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आप इन थ्योरीज को लिख सकते हो। कैसे कैसे हमने बताया, ठीक है, ये वाला, ये भी हमने बताया, ठीक है, ये हमने बोला था कि मैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, ये मच बिगर है, ये म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। 1000 एग्जाम्पल फॉर आयरन, ये टेम्परेचर, ओके। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक और चर्चा हम कर सकते हैं कि जब इनको, इनके बाहर, इनके जो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड इसको हटा भी लें तो भी ये क्या कर देते हैं, सम मैग्नेटाइजेशन रिटेन्स रखते हैं। दीज मटेरियल्स रिटेन सम मैग्नेटाइजेशन इवन व्हेन यू रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की चर्चा थी, ये हमने कंप्लीट चर्चा की आज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, और साथ साथ में हमने बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो डोमेन थ्योरी होती है वो डोमेन थ्योरी क्या होती है, क्यूरी-विस का लॉ है वो हमने बताया, ठीक है। तो सभी को हमने समेट लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हिस्टेरेसिस लूप वाला है वो हम बताएंगे, और एक दो कुछ कॉन्सेप्ट और वो बता देंगे, और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करना आपको, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, कीप स्टडिंग। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।